नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आपके बीच अंग्रेजी कहाँ से शुरू करें इसके दूसरे वीडियो को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग सबसे पहले थोड़े से पिछले क्लास के विषय में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था कि अंग्रेजी को सरल से सरल भाषा में समझने के लिए क्या करें, तो इसके लिए हमने अंग्रेजी को 3 भागों में विभक्त कर दिया था और 3 भागों में विभक्त करने के बाद उसके विषय में कैसे कैसे मैंने डील किया था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले आप पिछले वीडियो को जाकर के ध्यान से देखें, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आवें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोजिशन के विषय में। कंपोजिशन के अंतर्गत हम लोग समझे थे सेंटेंस को। उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि एक सेंटेंस को कितने तरह से लिखा जाता है और जिसमें से उसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। और अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इसी कंपोजिशन के अंतर्गत हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए हमको ज़रूरत होगा वाक्य का। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वाक्य का कितना प्रकार होता है। तो सेंटेंस हमें क्यों पढ़ना है? सेंटेंस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में यदि ट्रांसलेट करना चाहें तो 50% समझ में आता है, वो केवल सेंटेंस के वजह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि हम सेंटेंस को समझ जाते हैं तो जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हमारा आधा से अधिक काम आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। जो हमारे बीच सबसे पहला वाक्य है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम इसमें सब में सेंटेंस ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। फिर से समझते हैं, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक प्रश्न वाला वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक, आज्ञा हम देते किसको हैं, किस किस तरह से यह काम करता है आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको समझते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाला वाक्य या फिर शब्द, वाक्य या फिर शब्द। यानी अब हम समझेंगे बारी बारी से एक एक करके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अफर्मेटिव के विषय में। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस हिंदी वाक्य का अर्थ सकारात्मक हो या फिर स्वीकारात्मक हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं, वह कटिहार जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब इन 5 सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये सारे के सारे सेंटेंस स्वीकारात्मक है। वो कैसे?
तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ई सब को समझना होगा। अगर हम इसको समझते हैं तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बीच में एक शब्द आता है, फिर इसके आगे एक शब्द आता है, फिर इसके आगे और बीच में एक शब्द आता है और इसका नाम बदल जाता है। तो वो चीज आज हम लोग परिभाषा के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं, अगला सेंटेंस के विषय में है जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, वे लोग कटिहार नहीं जा रहे हैं, मैं आपको याद नहीं कर रहा हूं, वह दिल्ली नहीं जा रहा है, आप लोग आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस सभी सेंटेंस को अगर आप ध्यान देते हैं तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने जो ये अभी लिखा हुआ है कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो साधारण सी बात है कि वाक्य के बीच में हमको नहीं लगा देना है। जैसे देखिए, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, अब ये वाक्य कौन सा हो गया? ये नेगेटिव वाला वाक्य हुआ। उसी तरह से आप लोग अंग्रेजी समझने का प्रयास कर रहे हैं, अभी ये क्या है? अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर हम इसी के बीच में नहीं लगा दें तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लोग अंग्रेजी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब अगला आते हैं, अगला देखिए जो हमारे सामने है, ये है आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं। ये अभी वर्तमान में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आप अपना काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, इन तमाम सेंटेंसों को अगर आप देखते हैं तो इस सब के बीच में नहीं लगा है, नहीं लगा है, यानी नहीं लगने से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। आपके सामने जब भी ये सेंटेंस आएगा, अगर यदि आपको इसका ट्रांसलेशन करने को कहा जाए, ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा इसी चीज का कि ये सेंटेंस कौन सा है। अगर आप सेंटेंस को पहचानना समझ जाते हैं तो आपके लिए इसको ट्रांसलेट करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो उसी चीज को समझने के लिए, ताकि इसका ट्रांसलेशन करना आसान हो, इसी के लिए हम लोगों को सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है, वह कटिहार जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ध्यान दीजिए, वह कटिहार जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यदि हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा सोच के बताइए। आ गया ना? चलिए देखिए, वह कटिहार जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसी तरह से मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूं। क्लियर? तो इन तमाम सेंटेंसों को ध्यान दीजिए, इस सारे के सारे अभी नेगेटिव सेंटेंस है। अब दिमाग लगाइए, अगर नहीं को यहां से हटा दें तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसी तरह से इससे नहीं हटा देंगे, अफर्मेटिव होगा। उसी तरह से इन तमाम में अगर हम नहीं हटा दें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर बीच में नहीं लगा दे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव के विषय में। जैसे कि इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी सवाल, क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कितने तरह से कर सकते हैं? दिमाग लगाइए। हम क्वेश्चन केवल दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से। वो दो होता क्या सब है ये समझिए। तो एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हमको केवल हाँ या ना में देना होता है, और एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब
हमारे पास कई होता है। नहीं समझ में आया? चलिए कुछ सवाल का जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मेरा सवाल है, क्या आप ईमानदार हैं? आपको जवाब केवल हाँ या ना में देना है। क्या आप बुद्धिमान हैं? क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? क्या आप इस लॉकडाउन में अपने घर में रहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? हाँ या ना? इनमें से कुछ का जवाब हाँ होगा और कुछ का जवाब ना होगा। उसी तरह से और फिर देखिए दूसरा सवाल जिसका जवाब आपके पास कई होगा। वो सवाल इस तरह से होता है कि जैसे देखिए, मैं आपको क्यों पसंद करता हूं, या फिर आप मुझे क्यों पसंद करते हैं। इसका कई जवाब हो सकता है। आप मुझे क्यों पसंद करते हैं ये आपके मन में डिपेंड करता है। अगर यही सवाल मैं दूसरे से पूछूं तो वो अलग अलग जवाब देगा। अर्थात हम सवाल दो तरह से कर सकते हैं, और एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब केवल हाँ या ना में होता है, और एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब कई होता है। आइए समझते हैं वो कैसे। देखिए, तो ये सवाल जो उत्पन्न होता है, इसी कारण से हम इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांट दिए, एक इंट्रोगेटिव और दूसरा टर्म सेंटेंस। इसी टर्म सेंटेंस को WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी कहा जाता है। इसको हम आगे अभी जानेंगे, पहले आइए इसको समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका जवाब केवल हाँ या ना में होता है। लेकिन इसको समझते हैं और एक परिभाषा के हिसाब से कि जो वाक्य क्या से शुरू हो, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य क्या से शुरू हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे लिखा है, क्या आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं? जवाब दीजिए हाँ या ना। क्या आप लोग मुझे पसंद करते हैं? इसका जवाब तो जरूर दीजिए हाँ या ना। तो इन तमाम अगर यदि हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस सभी एग्जाम्पल का जवाब हाँ या ना में आता है। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। देखिए, अगर यदि हम यहाँ से क्या को हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है? आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं। बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? जी, ये अफर्मेटिव है। उसी तरह से वह खुश है, अगर हम क्या को हटा दें तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या आप लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर क्या को हटा दें तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर समझना हो तो इन सभी को समझना हमें बहुत जरूरी है। उसी तरह से टर्म सेंटेंस को समझते हैं। टर्म सेंटेंस क्या है? जिस वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस समय, किस दिन, कौन आदि आ जाए, तो ऐसे वाक्य को टर्म सेंटेंस का वाक्य कहा जाता है या फिर WH क्वेश्चन वाला वाक्य कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे, आप अपना काम कब करते हैं? आप अपना काम कब करते हैं? इसमें से मात्र एक ही शब्द है जिसके कारण ये टर्म बना है। वो पता है आपको? वो है कब। ये कब के कारण ये सेंटेंस क्या बन गया? टर्म सेंटेंस। अब देखिए, ये एक सवाल है, आप अपना काम कब करते हैं? इसका जवाब हाँ या ना नहीं होगा। हम जितने भी व्यक्ति से इसका सवाल करेंगे सबका जवाब अलग अलग आवेगा। हो सकता है एक दो का जवाब सेम आ जाए, लेकिन ज़्यादातर इसका अलग अलग आंसर हम लोगों के बीच आएगा। और वैसा सवाल जिसका जवाब अलग अलग आवे उस क्वेश्चन को टर्म सेंटेंस या फिर WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब दूसरा को समझिए। आप तैयार क्यों हैं? आप तैयार क्यों हैं? क्यों क्या है? ये क्यों जो है ये WH क्वेश्चन वाला शब्द है। उसी तरह से वह किस समय
किस समय आपको फोन करती है, वह किस समय आपको फोन करती है। अब आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। जिस वाक्य के बीच में देखिए, वाक्य के बीच में कब, वाक्य के बीच में क्यों, वाक्य के बीच में किस समय, यानी इन तमाम शब्दों में से कोई भी शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो वह वाक्य टर्म सेंटेंस का वाक्य कहलाएगा। बात समझ में आई? आगे समझते हैं। देखिए, अगर इसी सेंटेंस को अगर यदि हम यहां से कब को हटा दें, तो कब को हटाने के बाद हमारे पास बचता क्या है? आप अपना काम करते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से इसमें क्यों को हटाने के बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और इसी तरह से इसमें भी अगर किस समय को हटा दें तो ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इंटेरोगेटिव को समझा, इंटेरोगेटिव के अंतर्गत टर्म को भी समझा। अब अगला जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। पिछले परिभाषा में हमने आपको स्पष्ट कर दिया था। इसमें हम समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को दो भाग में बांटा गया। एक का नाम रहा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और दूसरा का नाम रहा टर्म प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते किसको हैं? जो वाक्य क्या से शुरू हो, याद रहे, जो वाक्य क्या से शुरू हो तथा उसी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए तो उसे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं। देखिए, क्या से शुरू हुआ और इसी के बीच में नहीं आया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और इसी के बीच में नहीं आया है। उसी तरह से इसको समझते हैं। नंबर 2 को, नंबर 2 में लिखा है क्या आप मुझे नहीं चाहते हैं। क्या से शुरू हुआ और इसी के बीच में नहीं आया। उसी तरह से यहां लिखा है क्या वह अपने घर पर नहीं है। समझिए, क्या से शुरू हुआ और इसी के बीच में नहीं आया। तो ये तमाम सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इस पर और कुछ बात करते हैं। देखिए, यदि हम इस बीच से नहीं को हटा दें तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? क्या मैं आपको जानता हूं। सेंटेंस क्या से शुरू हुआ और जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। उसी तरह से इसमें अगर नहीं को हटा दें तो ये भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर हम नहीं को हटा देते हैं तो ये भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर यहां से क्या को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब देखिए, क्या को हटाने के बाद ये सेंटेंस बन क्या रहा? मैं आपको नहीं जानता हूं, यानी वाक्य के बीच में नहीं आया, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव हुआ। उसी तरह से ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ। नेगेटिव कब हुआ? जब हम क्या को हटा दिए। अगर हम क्या को लाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर क्या और नहीं ये दोनों को हटा दिया जाए इस तमाम सेंटेंस से, तो बताइए ये कौन सा सेंटेंस होगा? दिमाग लगाइए। चलिए आइए समझते हैं। ये सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। क्लियर? आइए अगला को समझते हैं। आइए तो समझते हैं अब टर्म प्लस नेगेटिव को। टर्म प्लस नेगेटिव कहते किसको हैं ये जानते हैं। जिस वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों आदि आ जाए और उसी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए। देखिए, उसी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए तो उस वाक्य को टर्म प्लस नेगेटिव का वाक्य कहा जाता है, यानी टर्म प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहा जाता है। आइए समझते हैं। जैसे आप तैयार क्यों नहीं हैं। देखिए, वाक्य के बीच में क्यों आया, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, बीच में क्यों आया और इसी के बीच में नहीं आ गया। इसी कारण से इस वाक्य को टर्म प्लस नेगेटिव का वाक्य कहेंगे।
उसी तरह से आप इसमें ध्यान दीजिए, वह मूर्ख कैसे नहीं है। अब कैसे और नहीं ये दोनों बीच में आया, कैसे भी आया और नहीं भी आया, इसलिए ये क्या हुआ, टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से राजू क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है। अब समझिए इसको, इसके भी बीच में क्या आया और इसी के बीच में नहीं आया, इसी कारण से ये हुआ टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए, देखिए अगर यदि हम यहाँ से नहीं को हटा दें तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, आप तैयार क्यों हैं, क्यों हैं, बीच में आया ना, क्या कब कैसे कहाँ क्यों, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये टर्म सेंटेंस हुआ। उसी तरह से इसमें नहीं को हटा देते हैं, इसमें नहीं को हटा देते हैं तो ये भी टर्म सेंटेंस बन जाएगा। अगर इस दोनों में से क्यों को हटा दिया जाए, कैसे को हटा दिया जाए और क्या को हटा दिया जाए तो ये तमाम सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बनेगा जी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, वाक्य के बीच में नहीं आया इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। उसी तरह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कब नेगेटिव होगा, जब कैसे को हटा देंगे। उसी तरह से क्या को हटाने के बाद ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, अगर इस दोनों को हटा दिया जाए तब यह कौन सा सेंटेंस बनेगा। देखिए दोनों को हटाने के बाद सेंटेंस का स्थिति क्या बनता है, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। वह मूर्ख है, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अभी ये कौन सा सेंटेंस है, तो अभी ये टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। और एक बात समझते हैं कि ये टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य कैसे कहा जाता है। आखिर इसका नाम WH क्वेश्चन वाला वाक्य क्यों पड़ा। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े टर्म सेंटेंस को हम लोग WH क्वेश्चन वाला वाक्य कहते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये WH क्वेश्चन इसका नाम पड़ा कैसे, WH क्वेश्चन इसका नाम पड़ा कैसे। तो आइए समझते हैं इसका टर्म का नाम WH क्वेश्चन क्यों पड़ा। तो WH क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये होता है सवाल, सवाल। ये सारे सवाल के शब्द हैं। जैसे वह क्या करता है, आप कब पढ़ते हैं, वह कैसे आपको जानता है, वह कहाँ रहता है, वह क्यों जाता है। आप इस सभी सवाल को देखेंगे तो ये सारे के सारे सवाल हैं। अब समझते हैं इसको क्या, क्या को अंग्रेजी में व्हाट कहा जाता है, कब को व्हेन कहा जाता है, कैसे को हाउ कहा जाता है, कहाँ को वेयर कहा जाता है, क्यों को व्हाई कहा जाता है, किस समय एट व्हाट टाइम, किस दिन एट व्हाट डे, कितना हाउ मैनी या फिर हाउ मच। आइए इसको समझते हैं कि ये हाउ मैनी और हाउ मच में क्या अंतर है। जैसे ये कितना को अगर यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है इस नदी में कितना पानी है, और बोलता है आपका उम्र कितना है। ये दोनों कितना में क्या फर्क है, देखिए इसमें से एक कितना का प्रयोग गिनती में संभव है और एक कितना का प्रयोग गिनती में संभव नहीं है। जैसे नदी में कितना पानी है, पानी को गिनना संभव नहीं है, अर्थात जिसको गिनना संभव नहीं है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, और जिसको गिनना संभव है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी। उसके बाद आता है कौन, कौन को बोलते हैं हु। केवल इतना में ही नहीं सिमट जाता है, इसके अलावा बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे वर्ड W या H से शुरू हुआ है, W या H से शुरू हुआ है, इसी कारण इसको कहा गया WH क्वेश्चन। अब आपका ये सवाल होगा सर ये तो एट से शुरू हुआ है। देखिए एट प्रीपोजिशन है, इसके विषय में हम ग्रामर में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो मेन है ये W से शुरू हुआ है, ये भी W से शुरू हुआ है, और ये H से शुरू हुआ है, और ये W से शुरू हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन W या H से शुरू हुआ है, इसी कारण इसको कहा जाता है WH क्वेश्चन। क्लियर। चलिए तो आगे समझते हैं। अगला हमारे पास है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस के विषय में जानते हैं।
तो आइए समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जो किसी को हम आदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे अनुरोध करते हैं। जैसे समझिए, अगर कोई ऐसा बोलता है, यहाँ आओ, बैठ जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ऐसा जो शब्द का समूह है, ऐसे शब्दों के समूह को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं या फिर उससे किसी चीज के लिए अनुरोध करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, आप समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ आओ ये एक आदेश है, बैठ जाओ ये एक आदेश है, खड़ा हो जाओ ये एक आदेश है। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट में समझते हैं, रिक्वेस्ट में कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इसी तरह का सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके विषय में हम और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इसके विषय में विस्तार से बातचीत करने के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसको थोड़ा संक्षेप में ही समझने का कोशिश कीजिए। आप आगे समझते हैं। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक वाला वाक्य या शब्द। विस्मयादिबोधक वाला वाक्य या शब्द यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस शब्द का इस्तेमाल हम खुशी या दुख को इजहार करने के लिए करते हैं, या जिस वाक्य का इस्तेमाल हम खुशी या दुख को इजहार करने के लिए करते हैं, तो वैसे सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए, वाव, बहुत बढ़िया, खुशी हुई, मुझे दुख है, मुझे खेद है, इस तरह का सेंटेंस। तो उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये सारे के सारे बात अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में जो भी कमी आता है उसको कमेंट करके ज़रूर बतावें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।